ये साल 1986 और 1987 का वक्त था कि मेरठ के खंदक बाजार से एक लड़का चादरों की बनावट करते हुए निकलता है और इस जगह पर चलता है वो सियासत की बनावट में सबसे आगे निकल जाता है। ऐसे व्यक्तित्व हैं कमलदत्त शर्मा, वो हमारे बीच में हैं आज। कमलदत्त जी, न्यूज़ सर्किल में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। कमलदत्त जी, 80 के दशक से एक यात्रा शुरू होती है दिल्ली के खंदक बाजार से। मेरठ के खंदक बाजार से एक यात्रा शुरू होती है और खंदक बाजार से ख्वाहिशें लेकर, सियासत की ख्वाहिशें लेकर कमलदत्त जी आगे बढ़ते हैं। 2025 में कमलदत्त जी आज हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये यात्रा को कैसे देखते हैं? ये यात्रा बहुत अच्छी है और मैं इसको जब भी पीछे की तरफ देखता हूँ तो मैं अपने आप को बड़ी सुखद स्थिति में पाता हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो संघर्ष है, अपनी मेहनत जो है, जो मैं जिस टाइम में क्राइसिस में था उस समय की जो मेहनत है, मैं जब भी खुश था और मैं आज भी खुश हूँ। लेकिन इसके अंदर विशेष बात ये है कि राजनीति में आदमी कुछ भी बन जाए, ये एक बात अलग है, लेकिन अगर किसी बाज़ार में जाकर वो 300 रुपये महीने की नौकरी करता है और मजदूरी करता है, दुकान में झाड़ू लगाता है, दूसरे लोगों के पानी भरता है, उसकी दुकान खोलता है, उसके बाद मजदूरी करते 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 पीको की चादरों की सिलाई करता है, पीको करता है, उसके बाद फिर वहीं अपनी मशीनें बढ़ाकर अपने काम को आगे बढ़ता हूँ और उसके बाद एक दुकान पर एजेंट बनता हूँ, जिसके लिए मुझे बाहर टूर पे जाने का अवसर मिला। उसके बाद एक छोटी सी दुकान करी, उसके बाद एक फैक्ट्री लगाई छोटी सी। और देखिए, ये सब चीज़ें तो कोई भी कर सकता है, सभी करते हैं। और मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि जिस बाज़ार में मैंने इतना सब करा, ठेला भी चलाया, उसी बाज़ार के अंदर मुझे उस बाज़ार ने प्रधान बनाया। जी कमलदत्त जी, अक्सर एक बात कहते हैं, एक शेर व शायरी आपकी दिलचस्प रहती है। आप शायर भी हैं, कवि भी हैं, नेता भी हैं कि मैं दर्द हूँ, बार बार उठता हूँ, जख्म होता तो भर गया होता। जी। कमलदत्त जी को जख्म क्या है, कमलदत्त जी को दर्द क्या है? देखिए, ऐसा है, वो समय की बात होती है जब किसी समय पर कोई चीज़ पूछी जाती है। पहली बात तो यह है, ना मैं कवि हूँ ना मैं शायर हूँ, लेकिन इसके साथ साथ फिर भी मैं एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि कवि और शायर होना तो एक बहुत ही बड़ी बात है कि जो लोग इस तरह के शब्दों का चयन करते हैं, माला बनाकर सामने पेश करते हैं और लोगों को वाह वाह करने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे लोग जिनका माइंड लेवल कितना ऊंचा है, एक लेवल वो है, दूसरा लेवल वो है कि कुछ लोग उनकी बात को समझते हैं, कुछ उनकी बात को समझते नहीं हैं, लेकिन जो इनकी बातों को समझते हैं और समझकर कहीं उनका उपयोग करते हैं और समझकर उसका आनंद लेते हैं, उनके ऊपर भी भगवान की कृपा है। तो जो दूसरी लेवल है, उस लेवल का मैं कार्य करता हूँ, उस लेवल का मैं रहने वाला हूँ और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ इसमें भी। 86-87 में कमलदत्त शर्मा जी चादर की बनावट करते हैं। 2002 में जब कमलदत्त जी आते हैं तो सियासत की चादर बुनने लगते हैं। तो वो सियासत की चादर कमलदत्त जी कितनी बड़ी करना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोई ये योजनाबद्ध नहीं है, ये काम कोई योजनाबद्ध नहीं है और कोई काम भी, इसको आप भगवान की योजना कह सकते हैं। मैं 2002 में जब मैं अपने घर पर था, उस समय पर हमारे बहुत ही बड़े लीडर हैं, हमारे अब तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। उनका चुनाव था और उनके पैर में फ्रैक्चर था। तो जो मेरा घर है जिसमें मैं रहता था, वो घर इस गली से दूसरी गली के पार निकलता था, और नहीं तो 1 किलोमीटर का रास्ता घूमकर आना पड़ता था। तो वहीं हमारे जो नेतागण हैं, उनके साथ में जो थे, उन्होंने कहा कि आप इस घर से निकल जाइए, तो दूसरी तरफ निकल जाएंगे तो आपका 1 किलोमीटर बच जाएगा, क्योंकि पैर में चोट थी। रिक्शा में थे आदरणीय वाजपेयी जी, चुनाव का टाइम था उनका, मेरठ शहर से ही वो चुनाव लड़ रहे थे 2002 में। तो जब ये बात आई तो वो हम सब ने उनका स्वागत किया। हमारे नेता हैं, लोकप्रिय नेता है वाजपेयी जी, और चुनाव में वही खड़े थे उस समय पर 2002 में। तो जब वो निकलने लगे तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे साथ आइए, इस क्षेत्र में हमारे साथ चलिए। तो मैं उस दिन से उनके साथ चला और आज तक उनके साथ हूँ। लेकिन आपने शैली भी अपने गुरुदेव वाली अपनाई है। देखिए, ऐसा होता है कि स्टाइल भी वही है, आप मानते हैं? मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई कार्यकर्ता किसी के साथ में काम करता है, और देखिए मैं एक बात कहता हूँ कि आदरणीय वाजपेयी जी की जो शैली है ना, उसका मैं 5% भी नहीं हूँ। उनके अंदर जो कैपेसिटी है काम करने की, जो उनके अंदर क्षमता है, जो समझने की क्षमता है, और जो उनकी प्रेजेंटेशन है, उसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं गौरवान्वित हूँ आपके इस बात के कहने से ही। मैं खुश हो जाता हूँ अगर आप ये कह रहे हैं। तो आप गुरुजी के पचिन्हों पर तो चल रहे हैं। नहीं, पचिन्हों में मैं वही, जब आदमी किसी से सीखता है तो जितना भी सीखता है तो उन्हीं से सीखता है, उसी को लेकर आगे बढ़ेगा। जी, एक सवाल कमलदत्त शर्मा जी के बारे में अक्सर ये पूछा जाता है, कमलदत्त शर्मा जी को कौन सी छवि पसंद है? सिर्फ विकल्प 2 ही हैं, हिंदूवादी नेता की या जननेता की?
कौन सी छवि को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते देखिए, हैं? हिंदू की बात जहाँ तक है, हम जो हैं हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू का जो आपने बात कही है, हिंदू धर्म नहीं, हिंदू तो जीवन पद्धति है। तो इसमें शैली क्या है, जो हिंदुस्तान में रह रहे वो सब हिंदू है। और जो दूसरी आपने क्या कही, जननेता की, जननेता किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का जो अंतोगत्वा काम है वो जनता की सेवा है। अगर वो जनता की सेवा करेगा तो जनता उसके पीछे रहेगी। कमलदत्त शर्मा क्या है? मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं कोई अलग से कहीं से पैरासूट से नहीं आया हूँ या कहीं और से नहीं आया हूँ, मैं भी अपने इन्हीं कार्यकर्ताओं में से एक हूँ कि जो भी व्यक्ति, देखो चाणक्य जी ने कहा है कि अगर आपको लोकप्रिय होना है तो आपको उन क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा जहाँ पर काम की ज़रूरत है। आपको कहीं कहीं राशन कार्ड से भी इतनी ख्याति मिल जाती है किसी का बनवाने से कि बड़े से बड़ा काम कर कर नहीं मिलती। और हमारे लिए तो चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो और कितना भी आय का निर्बल हो, हमारे लिए वो एक ही है। यही तो कहा जाता है। जो कमलदत्त शर्मा के विरोधी वो कहते हैं कि जो जनता दरबार सांसद और विधायकों का लगना चाहिए, वो जनता दरबार सुबह से कमलदत्त जी के यहाँ लग जाता है। नहीं, ये तो खैर उनकी अपना उनका बड़प्पन है, वो लोग कहते हैं। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि मेरे यहाँ जो भी जन सेवा मैं लोगों की करता हूँ, और ये कहना गलत है कि सांसद विधायकों का दरबार उतना। सुबह जरा आप बताइएगा, मैं जनता को बताइएगा कि जनता दरबार मैं एक बात कितने बजे तक लगाते हैं। जो भी मेरे यहाँ आते हैं जी, तो अगर ये कहना कि भाई वो सांसद विधायकों से ज़्यादा बड़ा दरबार है, ये कहना बिल्कुल गलत है। मैं इसको नकारता हूँ, क्योंकि जो भी मेरे पास आते हैं मैं उन लोगों के अनुमोदन से ही ये काम कर रहा हूँ। मेरे अपने माननीय सांसद हैं या हमारे पूर्व सांसद हैं या हमारे और नेतागण हैं या हमारे विधायकगण हैं, उनके अनुमोदन से ही ये मैं सब चला हूँ। तो अगर वो मेरी सुनते हैं तो इसका कारण भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं। दूसरी एक बात और कमलदत्त शर्मा के बारे में कही जाती है, कमलदत्त शर्मा एग्रेसिव पॉलिटिक्स को बिलोंग करते हैं कि शालीन पॉलिटिक्स को बिलोंग करते हैं? क्योंकि कमलदत्त शर्मा जब सड़क पे उतरते हैं तो बड़े एग्रेशन में दिखते हैं, क्रोध में दिखते हैं। वो क्रोध किस लिए होता है? सिस्टम के खिलाफ होता है, सरकार के खिलाफ होता है? कोई सरकार के खिलाफ इस समय कोई जरूरत ही नहीं है किसी को कुछ करने की। और जहां तक एग्रेसिव की बात है, देखिए जैसा जहां पर जरूरत हो उसके हिसाब से चलना चाहिए। अगर किसी को आप सर दर्द की दवा बुखार में दे दोगे तो वो काम थोड़ी करेगी, लेकिन बुखार में तो बुखार की दवा दी जाएगी। तो इसीलिए हम देख लेते हैं कि इसको किस दवा की जरूरत है, उस दवा से उसको हम बात करते हैं। और जहाँ तक एग्रेसिव होने की बात है, देखिए हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हमें लोगों के काम करने हैं, और हम बड़े हैं राजनीतिक कार्यकर्ता, अधिकारी हमारे से बड़ा नहीं है। क्योंकि वो जो काम, अगर हम ईमानदार हैं तो हम बड़े हैं, और वो ईमानदार है जब भी वो इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि हम बिना किसी शुल्क के लोगों की सेवा करते हैं और वो शुल्क पर लोगों की सेवा करते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है इस बात की। और दुख जब होता है, ये जो एग्रेसिवनेस की आप बात करते हो कि वो तनख्वाह लेकर भी वो काम ना करें और सरकार के लिए परेशानी का कारण बने, मैं भी तो वही कह रहा हूं, सोशल मीडिया फिर उसके साथ में उसके हिसाब से व्यवहार होना चाहिए। सोशल मीडिया पे जो भी वीडियो वायरल होते हैं कमलदत्त शर्मा जी के, वो एग्रेशन वाले होते हैं। एग्रेशन में भी एक बात कहता हूं, एग्रेशन में भी मैं क्षमा चाहते हुए बीच में बोल रहा हूँ, हमारी बात कहने का अंदाज थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन हमारी बात गलत नहीं। तो वही अंदाजे बयां कुछ अलग है। कोई जनता को देखिए, अगर कोई जनता का उत्पीड़न करने का कारण बनेगा, आदरणीय योगी जी और हमारे सारे नेतागण इस बात के पहले ही खिलाफ हैं, तो अगर कोई कारण बनेगा तो वो भुगतेगा भी। कमलदत्त शर्मा के बारे में एक बात और कही जाती है कि थाने में अधिकारियों को हड़का देते, इतना तो डीजीपी नहीं हड़काते हैं पुलिस वालों को जितना कमलदत्त शर्मा हड़का देते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ऐसा है, एक वीडियो हम आपको जरा दिखाना चाहेंगे, आप जरा वीडियो ये मैं देख लूंगा जी, आप दिखा देंगे। और फिर जो आदमी तुम्हें, चलो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जो आदमी तुम्हें सूचना दे रहा है वही खड़ा हो गया, तुम उससे कहो कि थाने पे आ जा। अरे भैया ये तमीज है तुम्हारी? अब तुमने कहा बुला लो, तुम कुछ भी नहीं बुलाए। एक बात सुनो इंस्पेक्टर साहब, 80,330 वोट मिली, ध्यान रखना। तुम जिस पे चाहोगे उसे कह दो कि आजा थाने में, डर के भाग जाएगा वो। उससे शेर के सवा शेर मिल जाते हैं। कानून को जानने वाला हूँ, मुझे राइट है कि मुझे क्या करना है, मुझे तुम्हारे। लेकिन मैं एक बात कहकर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा जी, कि बात हड़काने की नहीं है। अगर हड़काते हैं आप, नहीं हड़काते। मैं एक बात हड़काने की नहीं है जी। बात क्या है कि अगर कोई अच्छा काम करता है जी, हमारे पुलिस अधिकारी, अभी मैं आपको एक वृतांत बताता हूँ 1 मिनट का जी। एक व्यक्ति झांसी से चला जी, डिप्रेशन में था जी, एक ट्रेन में चढ़ गया,
घर वाले परेशान थे, कहाँ चला गया। उनको पता चला स्टेशन पर, जब उन्होंने देखा कि इस ट्रेन में गया है जी, तो मेरे पास एक बॉम्बे से टेलीफोन आया जी, हमारे एक अपने बड़े भाई हैं उनका। उन्होंने कहा कि इस तरह से आप इनसे बात करो। उनका मेरे पास टेलीफोन आया, उन्होंने कहा कि इस गाड़ी में चढ़ा है और वो गाड़ी हरिद्वार जा रही है और बीच में मेरठ पड़ेगा, और उसकी फोटो उन्होंने भेजी। तो देखिए बात दोनों तरह की है। हमारे जो इस मेरठ के एसएसपी हैं, मैंने उनसे बात करी, उनको वो फोटो भेजा और अगले 20 मिनट में वो व्यक्ति जीआरपी ने अपने अंडर में ले लिया और उनके परिजनों को सूचना कर दी। तो ये भी तो हमारे अधिकारी ही करते हैं। तो उन्होंने इस बात के लिए आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का सबका धन्यवाद करा और सबको टैग करा उन्होंने डालकर, और अपने एसएसपी मेरठ का। एक ज़रा हम कमलदर शर्मा जी के दिल की बात जानना चाहेंगे। जब कमलदर शर्मा जी को फायर ब्रांड नेता कहा जाता है तो मन को सुकून होता है? नहीं, सुकून नहीं है। देखिए ऐसा है, फायर ब्रांड किस दिशा में, देखना तो ये भी है ना, किस दिशा में। फायर ब्रांड मतलब आग लगा दे। जन सेवा के लिए आग लगाने की तो कोई बात ही नहीं है। जन सेवा के वही लिए, हम आपसे समझना चाह रहे थे। हाँ। जन सेवा के लिए कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता होता है, अगर जनता का कहीं हनन हो या उत्पीड़न हो तो उसके लिए आंदोलनात्मक उसके अंदर हर समय वो रहना चाहिए कि अगर उसी स्थिति में किसी के सामने उसको आंदोलन करना पड़े तो उसको करना चाहिए। पहले हमारी जनता की सेवा है। आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने यही कहा है। दूसरा एक चीज़ कमलदर जी से और जानना चाहेंगे। 2002 में आपकी राजनीतिक यात्रा एक शुरू होती है, 2025 में आज हम खड़े हुए हैं एक टेन्योर में। इस टेन्योर को आप कैसे देख रहे हैं सरकार के, और आने वाले दिनों में क्या होना और बाकी रह गया है? देखिए मैं आपको बताऊं, 2002 से एक साल भाजपा की सरकार रही, वो भी बसपा और बीजेपी की संयुक्त सरकार थी जी। बाद में सपा आ गई, सपा फिर बसपा आ गई 2007 से 12, फिर सपा आ गई 12 से 17। तो इस हमारे इस स्टेट की बिल्कुल तरक्की नहीं हुई, बिल्कुल गिरोथ नहीं हुई, और यहाँ पर लगातार अपराध का गिराव बढ़ता चला गया। इसी बीच में हमारी जो राजनीतिक यात्रा थी, 2 बार मैं मेरठ का अध्यक्ष रहा बीजेपी यूथ का। हमने अनेकों आंदोलन करे सड़कों पर, बहुत आंदोलन करे, उसमें कई मुकदमे भी हमारे ऊपर हुए। लेकिन जब से हमारे महाराज जी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 17 से आई है, तो जिन चीज़ों पर आंदोलन होता था, जिन चीज़ों को लेकर आंदोलन होता था, वही हमारा एजेंडे भी थे। उस एजेंडे को जब से सरकार ने चलाया है तो देखिए हमारा देश, हमारा प्रदेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जब हम बाहर जाते थे किसी दूसरे स्टेट में तो हमारे से पूछा जाता कहाँ से आए हो, तो हम कहते थे उत्तर प्रदेश से, तो वो अलग निगाह से हमको देखते थे। वो कहते थे तो बीमारू राज्य है। लेकिन अगर आप हम कहीं जाते हैं तो वो कहते हैं कि क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था स्थापित करने में इंडिया में नंबर 1 हो चुका है, तो वो कहते हैं कि हमारे स्टेट में भी महाराज जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। जी। एक कमलदत्त जी जब बात करते हैं तो एक शायरी बड़ी बोलते हैं वो कि चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का, तुम्हें ये दे दिया है किसने दिलों को दुखाने का। लेकिन आपकी पार्टी किसी एक विशेष वर्ग का दिल भी दुखा रही है, आप समझते हैं इस चीज़ को? नहीं, किसी का कोई दिल नहीं दुखा रहे, बिल्कुल। मैं आपको पूरा सुनाता हूँ ना इसको। जी। चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का, जी। चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का, और तुम्हें दे दिया हक किसने दियो के दिल दुखाने का। तो ये वसीम बरेलवी का है। हाँ जी। आप दिल नहीं दुखा रहे हैं? किसका बताइए? एक विशेष वर्ग का दिल नहीं दुखा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप देखिए किसी भी व्यक्ति से आप दिल पर हाथ रख कर पूछिए कि जब वो अपराध चरम पर था उत्तर प्रदेश में, तो वो क्या वो वर्ग सुरक्षित था? उनके साथ के अत्याचार नहीं होते थे? अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। और देखिए जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जितने भी अपराधियों के साथ मुठभेड़ होती हैं, उसमें सभी वर्ग के लोग होते, सभी जाति सभी धर्म के लोग होते, लेकिन अपराधी की कोई जात नहीं है, अपराधी का कोई धर्म नहीं है। संकेत आप भी समझ रहे हैं कि जो संशोधन हो रहे हैं, जो बिल नए आ रहे हैं, आप भले ही ना कहें, लेकिन संकेत तो आप भी समझ रहे हैं कि दिल तो दुखा ही रहे हैं आप? नहीं, संकेत मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं ये भी समझ रहा हूं कि पहले क्या हुआ था और अब क्या हुआ है। ऐसा है सर, आप जिस पीढ़ी से चले आ रहे हो, आपकी वंशावली है, और आपकी वंशावली में जब से आपकी पीढ़ी चली आ रही है सारी है, लेकिन आपकी वंशावली में बीच में 20 आदमी के नाम और ऐड कर दिए जाएं तो ये भी तो पूछा जाएगा। पिछड़ा जी ये भी तो पूछेंगे कि जब ये 20 आदमी हमारी बीच में है ही नहीं, हमारी लाइन में और हमारी वंशावली में है ही नहीं, तो ये कहां से आ गए? लेकिन क्योंकि आपने नहीं पूछा, और अगर आप उनको अलग करा जा रहा है 20 आदमियों को, तो आप हाहाकार कर रहे हो। ये क्या बात हुई?
वहां साहब का बंदोबस्त हुआ हमारे देश में। 1359 फसली है, 1359 फसली से बैक में कोई नहीं जाएगा। 1359 फसली है कि जब हमारा बंदोबस्त हुआ आजादी के बाद में, तो उस समय पर इनके पास कितनी जमीन थी, आज कितनी जमीन है। और अगर दानी दाताओं की भी सूची ले लो आप, तो उसके बावजूद भी कितनी जमीन थी और कितनी जमीन है। किसी भी जमीन पर आप निशान लगाकर किसी एक वर्ग की नहीं बना सकते। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड इसकी मां है और रेवेन्यू रिकॉर्ड यहां मौजूद है। और अब अगर आपकी सही है, जो लोग जिनकी वजह से आप संकेत दे रहे हैं, ज्यादा लोग परेशान नहीं है इसमें। वो जो मुतवल्ली हैं और जो लोग परेशान करते थे, वो मुस्लिम वर्ग को भी कम परेशान नहीं करते थे। लेकिन अगर आपने सवाल ही करा है, तो ये भी देख लें कि वो जमीन उनके पास आई कहां से। और दूसरी बात, अगर वो सही है और वो ईमानदार हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर किस बात की चिंता। फिर उनकी कोई जमीन थोड़ी ले सकता है। इस कानून में ये भी तो है ना, जो उनकी जमीन है वो उनके पास ही रहेगी। लेकिन अगर किसी की जमीन, आप ही की अदालत, आप ही का सर्विस ऑफ कमिश्नर, आप ही का उसका अंदर कमिश्नर, आप ही की सब कुछ, और आप ही तय कर दो कि किसकी जमीन है। किसी भी जमीन पर एक पीर बनाया और आपने वो वक्फ के अंदर ले ली, और वो बंजर जमीन है, राज्य सरकार की जमीन है। मेरठ में भी क्या ऐसी जमीन मौजूद है जो निकलेंगी? तो क्या दिक्कत है? अगर किसी ने कुछ गलत करा है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसको तो जेल जाना ही है और उसको वो छोड़नी भी पड़ेगी। कमलदत्त शर्मा युवाओं के नेता कहे जाते हैं, इस वजह से एग्रेशन भी रखते हैं, क्या ये सच है? नहीं, एग्रेशन क्या, युवाओं के नेता तो हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, यूथ के तो नेता हैं। एग्रेशन, अगर किसी को इंसाफ के दिलाने के लिए एग्रेशन है, तो वो एग्रेशन सही है। अगर किसी पर दबाव बनाने के लिए एग्रेशन है, तो वो गलत है। तो इसमें कौन से वाला है, वो आप तय कर लेना। ठीक, वो जनता तय करेगी। जनता, आप भी तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे वोटर ही हो। जी बिल्कुल। कमलदत्त शर्मा जी विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, काफी कम वोटों से हार जाते हैं। अब कमलदत्त शर्मा के लिए दिल्ली का रास्ता ज्यादा आसान लगता है कि लखनऊ का? जरा जनता को बता दीजिए। बात दिल्ली और लखनऊ की नहीं है। मैं जिस पार्टी का कार्य करता हूं, उसके लिए जनप्रतिनिधि बनना या पदाधिकारी बनना महत्व नहीं रखता जी। हम तो एक मिशन के कार्यकर्ता हैं, और हमारा जो मिशन है एक विचार है। हमारा विचार है राष्ट्रवाद का मिशन। हम राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हम अपने इस देश में राष्ट्रवाद की अलग जगाने के लिए निकले हैं। ये हमारी जिम्मेवारी, ये हमारा दायित्व, ये हमारा पद है। और जब तक हम इस देश के अंदर, अपने इस देश के अंदर एक एक घर, एक एक व्यक्ति तक राष्ट्रवाद की अलग जगह नहीं लेंगे, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हमारा जो काम है सिर्फ और सिर्फ सत्ता, जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी बनना नहीं है। हमारा काम अपने देश के अंतिम व्यक्ति तक राष्ट्रवाद की अलग जगाना है, और हमारा काम किसी सरकार का लाना या हटाना भी नहीं है। लेकिन अगर हमारे राष्ट्रवाद के बीच में या राष्ट्रवाद के मिशन के बीच में कोई सरकार आती है, तो उसको भी हम उखाड़ कर फेंक देंगे। किस तरीके का राष्ट्रवाद, जरा एलोबरेट कर दीजिए। राष्ट्रवाद, जो भी हमारे मुद्दे हैं राष्ट्र के, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो सामने आती हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि किसी दूसरे देश का झंडा फहरा रहे हैं। ये अच्छी बात है क्या? आप चलो बताइए, मैं आपसे ही पूछता हूं मिश्रा जी, क्योंकि मैं भी एक आपका छोटे भाई की तरह से एक इस शहर का नागरिक हूं, तो कभी कभी मुझे भी हक है आपसे पूछने का। आपने मुझे संकेत की बात करी है, तो आपने वो तो संकेत देखा जिसके बारे में मैंने आपको स्पष्टीकरण दे दिया। लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, आपसे सवाल इसलिए पूछे गए, आप स्पष्ट बोलते हैं। मैं बोलता हूं, मैंने बोल दिया, लेकिन मैं आपसे भी ये जानना चाह रहा हूं कि आप भी बेबाकी से मेरा सवाल का जवाब देंगे। ये जो झंडे लहराने की बात है, किसी दूसरे देश का, किसी भी दूसरे देश का अपने हिंदुस्तान के अंदर, ये सही है गलत है? गलत है। तो गलत है, तो ये चीज भी पूरी तरह से सामने आप लोगों को लानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से अपने मीडिया के बंधु से भी कहना चाहता हूं कि कोई भी चीज हो, जो आपने राष्ट्रवाद की बात करी, उसका जवाब है मेरा। अगर इस चीज के हम खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो हम राष्ट्रवादी नहीं है। अगर हम इसके खिलाफ बोलेंगे, अगर हमारे देश में, हमारे देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई दूसरे देश का झंडा लहराएगा, वो भी हमारे दुश्मन देश का, तो क्या ये सही है? गलत है। तो बताइए आप। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम गलत हैं। और ये जो जिसकी आप पार्टी के बिल की बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने जब से इसमें अमोइंटमेंट होते आए, तो सब ताली बजाकर अमोइंटमेंट कराते थे। क्यों कराते थे अमोइंटमेंट? क्या हमारे देश की जनता और ये सरकार, एक मिनट और लूंगा आपका, जब आपने ऐसी बात बिल्कुल छेड़ दी है। हमारा देश है, हमारा देश संस्कारों का देश है, संस्कृति का देश है, उत्सवों का देश है। हमारा देश के सारे जो प्रदेश हैं, वो एक दूसरे के उत्सव मिलाकर हमारा देश बनता है। ये हमारे गुलदस्ते हैं उत्सव। क्या हमारे देश में जो हुआ
89 के अंदर कश्मीर में जो हुआ वो इन लोगों को दिखाई नहीं देता। वो ये लोग उस समय जो शासन में थे, एक ही रात में 3 लाख लोगों को बेघर किया जी। उससे कोई बड़ी मॉब लिंचिंग हो सकती है क्या इस देश के अंदर? बिल्कुल। और उस पर लिख दिया, मैं बड़े क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, उस समय आप कह रहे हो एक वर्ग, एक समुदाय, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आज अगर उनका फेवर लेकर वो खड़े हैं और बिना चीजों का, बिना मुद्दों का, मैं मुद्दे से उनसे बात करता हूं। एक ही रात में 3 लाख लोगों को बेघर करा गया, उनके घरों पर पोस्टर लगा दिया गया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान बिना हिंदू आदमियों के, हिंदू औरतों के साथ। तो ये अच्छी बात थी क्या? और उनको मजबूर होना पड़ा वहां से रात को छोड़ने के लिए। जो लोग कालीन से नीचे पैर नहीं रखते थे उनको एक शरणार्थी शिविर में आकर कैंपों में रहना पड़ा। उनमें सांप बहुत थे, बहुत लोगों को सांपों ने डस लिया जम्मू में। और देखिए जो बच्चे, रईसों के बच्चे थे जिनके बाग थे सेब के, जिन लोगों के यहाँ वो काम करते थे, जिन्होंने उनको मारा और जिन्होंने उनके घर पे कब्जा कर लिया, वो उनके नौकर थे। और वो जब उनसे लड़कर उनको वहां से भगा दिया और जम्मू के शरणार्थी शिविरों में वो आए, और कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर का एक डोल खीर लेकर जाता था उनको बांटने के लिए, और 20 दोने उसके हाथ में होते थे, तो 50 बच्चों की लाइन लग जाती थी भाई साहब मिश्रा जी, और 50 में से 20 को खीर मिल जाती थी और 30 बच्चे ठगे से खड़े रह जाते थे, उनके मुंह पे झुर्री आ गई थी। ये तो कश्मीरी लोग थे जो हिंदू थे, जो इनके अंदर वो दिमागी रूप से बहुत मजबूत थे। उन्होंने अपने देश में अलग अलग कोने में जाकर अपने आप को स्थापित कर लिया, लेकिन उनके साथ सही हुआ क्या? किसी ने वो मुद्दा उठाया क्या? इनको एक एक चीज, एक जमीन के टुकड़े के लिए लड़ते हैं, वो भी जिन्होंने हराम की दौलत अंदर कर ली, उसके लिए उसके फेवर में बोल रहे हैं ये, औरंगजेब के फेवर में बोलते हैं। हिंदू राष्ट्र को लेके क्या सोचते हैं? हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदुस्तानी है। हिंदू राष्ट्र के बारे में देखिए, हर चीज कहने से नहीं होती, ये तो हिंदू राष्ट्र है ही। सही बात है, फिर कहने से नहीं होगी, ये तो हिंदू राष्ट्र है ही। दूसरा, कमल दत्त जी एक चीज़ और बताइएगा, सियासत में जब आप आए हैं और शहर विधानसभा से आप हालांकि कम वोटों से चुनाव हारे हैं, अब आपका अगला मिशन क्या रहेगा? और क्या ये मान लिया जाए कि कमल दत्त दिल्ली जाने वाले हैं? आपके समर्थक ये कहते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कौन समर्थक इसका क्या कहता है, ये तो अलग बात है, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा और कहाँ नहीं जाऊंगा ये तो जाना चाहेंगे, ये तो मेरा दल तय करेगा। मुस्कुराहट आ जाती है लेकिन आपके चेहरे पे। हर आदमी का जब प्रमोशन की कोई बात करोगे तो उसके चेहरे पर तो मुस्कुराहट आएगी। जी बिल्कुल, मैं भी माना हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कौन क्या चाहेगा, कौन किस पद पर काम करेगा, ये मेरी पार्टी तय करेगी। जी बिल्कुल। और दूसरी बात, मैंने फिर कहा था, मेरा जो विचार है, जिस पार्टी का मैं कार्य करता हूं, वो राष्ट्रवाद का विचार है। मुझे पार्टी जो मेरी काम देगी मैं उसको करूंगा।